दूसरा हमारे को पढ़ना होता गरीबी, पॉवर्टी। तीसरा अपन को पढ़ना बेरोजगारी। पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, गरीबी पढ़ना है, बेरोजगारी पढ़ना है। फिर है विकास कार्यक्रम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, नरेगा वगैरह, विकास कार्यक्रम, ये भी अपने सिलेबस में है। डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट पढ़ना होता हमारे को जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। नेक्स्ट हमारे को जीके में पढ़ना होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसके अलावा कृषि और उद्योग अगर ज्योग्राफी में करा देते तो वहां ठीक है, नहीं इकोनॉमिक्स में करवाया जाता है। तो लिख तो लो कृषि, एग्रीकल्चर, फिर है उद्योग, इंडस्ट्री। ये जनरली ये हमारा सिलेबस है, वो फर्स्ट पेपर के लिए बनता है। तो देखिए पहले टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। हेडिंग डाल लो पंचवर्षीय योजनाएं। पहला टॉपिक पंचवर्षीय योजना, आप लोगों को बताना है। हर एग्जाम में इसका प्रश्न आता है, हर एग्जाम्स में। रिसेंट में क्या प्रश्न आए वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। आपको बोर्ड पे आधा घंटा देखना लगातार। देखिएगा दोस्तों, आर्थिक नियोजन हम क्या पढ़ रहे हैं, बोला करो। हम पढ़ रहे हैं आर्थिक नियोजन। और भारत में आर्थिक नियोजन का संबंध जो होता है वो किससे है, किससे? तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, हम पढ़ रहे हैं आर्थिक नियोजन। और भारत में आर्थिक नियोजन का संबंध जो होता है वो दोस्तों होता है पंचवर्षीय योजना से। किससे? अब सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन तो बात की बात है, पहले हमारे को पता होना चाहिए नियोजन क्या होता है। व्हाट इज प्लानिंग? योजना क्या होती है, प्लानिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए हर क्षेत्र में प्लानिंग होता है। आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे को प्लानिंग करना पड़ता है, सामाजिक क्षेत्र में भी हमारे को प्लानिंग करना पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे को प्लानिंग करना पड़ता है। व्यक्ति को अपने जीवन में प्लानिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है क्या? आप यहां बैठे हो, किसका पार्ट है ये प्लानिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? देखिए व्यक्तिगत जीवन में भी प्लानिंग हमारे को करनी पड़ती है, सामाजिक जीवन में भी प्लानिंग हमारे को करनी पड़ती है। व्यक्ति भी प्लानिंग करता है, परिवार भी प्लानिंग करता है, समाज भी प्लानिंग करता है और राष्ट्र भी प्लानिंग करता है। तो सबसे पहले प्लानिंग होती क्या है, इसके बारे में हमारे को जानकारी हो। कोई बताना चाहेगा प्लानिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? व्यवस्था करना, काहे की? अच्छा, किसी काम को करने से पहले जो रूपरेखा बनाते हैं वो प्लानिंग है। गुड। और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बता दूं, सुनना। प्लानिंग क्या होती है, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। प्लानिंग की शुरुआत जो होती है वो होती है क्षमता या साधन से। प्लानिंग की शुरुआत होती है क्षमता या साधनों की पहचान से। सबसे पहले आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं, सबसे पहले आप अपने साधनों की पहचान करते हैं और अपने साधन या क्षमता की पहचान कर उन साधन या क्षमता के अनुरूप अपने लक्ष्य का क्या करते हैं, निर्धारण। दोस्तों ध्यान रखना, प्लानिंग की शुरुआत कहां से हुई? क्षमता से। सबसे पहले आपने अपनी क्षमता की क्या की? पहचान। क्या की? और क्षमता की पहचान करके क्षमता के अनुरूप किसका निर्धारण कर लिया? लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया। और फिर आप करते क्या है? आपके जो साधन या क्षमता है इनका हम क्या करते हैं? कुशलतम प्रयोग। क्यों? ताकि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। यह है मेरे दोस्तों प्लानिंग। अभी आप यहां बैठे हो, प्लानिंग का ही पार्ट है।
मैं आप लोगों से कहने लग जाऊं, बेटा क्या सेकंड ग्रेड टीचर्स बनती है, तेरे को तो आईएएस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बेटा ने कहा कि सर आईएएस बनना और सुनना मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी मेरे ज्ञान का स्तर इस लेवल का नहीं है कि मैं आईएएस बन जाऊं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मैं सेकंड ग्रेड के टीचर्स बनूंगी, फिर मैं और पढ़ाई करूंगी, मेरे ज्ञान के स्तर को बढ़ाऊंगी और फिर आईएएस भी बन जाऊंगी। तो देखिए, अभी आपने किसकी पहचान की है? अपनी क्षमता की पहचान की कि मैं सेकंड ग्रेड की टीचर्स बन सकती हूं। तो आपने अपने पहले क्षमता की पहचान की, क्षमता की पहचान करके लक्ष्य का क्या कर लिया? सुबह सुबह ठंड में या क्या लेने आए हो? ठंड में उठने में सबको जोर आता है, फिर भी आप 7 बजे आके बैठ रहे हो। यहां बैठने के पीछे उद्देश्य यह है आपकी क्षमता का कुशलतम क्या करना? प्रयोग करना। ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, फिर भी आप हमारे सानिध्य में आते हैं। और सानिध्य में आने के पीछे उद्देश्य है कि हमारे को जो पढ़ाने आते हैं वो हमारे से ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं। हो सकता है उनके मुंह से हमारे को कोई नई बात जानने को मिल जाए जो मेरे एग्जाम में काम, इसीलिए तो आप कोचिंग करते हैं। बोलो, यानी आप क्या कर रहे हैं यहां? क्षमता का कुशलतम। और क्यों? ताकि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ये मेरे दोस्तों क्या होती है? प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग का अर्थ समझ गए? प्लानिंग की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? सबसे पहले अपनी क्षमता को पहचानो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। सबसे पहले अपनी क्षमता की क्या करो? बोला करो, क्षमता की। और बेटा उस क्षमता की पहचान कर क्षमता के अनुरूप ही लक्ष्य का क्या करो? निर्धारण करो। और फिर रुकना नहीं है। लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद में रुकना नहीं है, अपनी क्षमता का कुशलतम प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है और तब तक बढ़ते जाना है जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ये मेरे दोस्तों सच में प्लानिंग तो ये होती है। और केवल फॉर्म भर दिए और गांव में लावणियां कर रहे हैं, ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है। सच में तो ये, अगर विवेकानंद जी की परिभाषा आप देखें तो विवेकानंद जी ने भी प्लानिंग की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। आपने कई जगह लिखा हुआ भी देखा होगा। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, लिखा ना, उठो, जागो, लक्ष्य निर्धारित करो और निर्धारित लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ा दो और तब तक बढ़ाते चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। यही तो प्लानिंग है। उठो, जागो, यानी सबसे पहले अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचान करके उसके अनुरूप अपने लक्ष्यों का क्या करो? निर्धारण करो। और फिर आपकी जो क्षमता है उस क्षमता का कुशलतम प्रयोग करते हुए तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति। ये बेटा क्या है? प्लानिंग है। तो प्लानिंग की शुरुआत कभी भी लक्ष्य से नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग की शुरुआत किससे होनी चाहिए? क्षमता से। पहले क्षमता को ध्यान में रखो, क्षमता को ध्यान में रख करके लक्ष्यों का निर्धारण करो और फिर अपने साधन या क्षमता का कुशलतम प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या करो? प्रयास करो। ये क्या है? प्लानिंग है। बोलो। और इस तरीके से जो प्लानिंग करता है और इस तरीके से प्लानिंग करके जो आगे बढ़ता है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है पढ़ने के लिए पढ़ना और एक होता है सिलेक्शन के लिए पढ़ना। सिलेक्शन उन्हीं का होता है दोस्तों जो सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए, ये प्लानिंग है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपका इसको दे दूं। प्लानिंग की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? बोलो, क्षमता से। किससे? एक छोटा सा उदाहरण दे दूं ताकि आप प्लानिंग का अर्थ है वो ढंग से समझ जाओ। दोस्तों, हमारे घर में बहन है और बहन की करनी है अपन को शादी। क्या करनी है? तो शादी करने के लिए देखो हमारे को प्लानिंग करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी क्या? कैसे? एक बात बताओ, घर में बहन है, चाहे आपके हो या मेरे हो, उसकी करनी है हमारे को शादी। शादी का कोई निश्चित आकार होता है क्या बेटा? बोलो। शादी सैकड़ों में भी निपट जाती है, सैकड़ों में। शादी हजारों में भी निपट जाती है और अगर सामाजिक रीति रिवाज से करें तो शादी करोड़ों में भी नहीं निपटती है।
सही है क्या? अगर मंदिर में शादी की वो सैकड़ों में निपट जाती है, एक माला इधर एक माला उधर, हो गया काम। बोलो, कोर्ट में शादी की वो हजारों में निपट जाती है, क्या वो शादी नहीं है क्या? शादी तो वो भी है, कितने में निपट जाती है? और अपन जो सामाजिक रीति रिवाज से शादी करते हैं उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई किले का किला बुक करा लेते हैं। अभी करवाया ना, किसने करवाया था? कैटरीना ने करवाया साहब, पैसा करवा लिया तो करवा लिया। अब हम जो शादी करते हैं, बहन की शादी करनी है, सबसे पहले हमारे को क्या देखनी पड़ेगी? हमारी क्षमता। क्या देखनी पड़ेगी? हम बहन की शादी पे कितना खर्च कर सकते हैं। हमने ये देखा कि साहब हम बहन की शादी पे 10 लाख रुपए खर्च करने की स्थिति में हैं। कितने? देखो बेटा, प्लानिंग कहां से होती है? 10 लाख रुपए। सबसे पहले हमने हमारी क्षमता को पहचाना, फिर हम लक्ष्यों का क्या करते हैं? अरे शादी की कोई एक मद है क्या? शादी में बहन के लिए गहना भी बनवाना पड़ेगा, पैरावनी भी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिमनार की भी व्यवस्था करनी, और बाकी ताम जामे डीजे फीजे उनकी भी व्यवस्था करनी। तो हम क्या करते हैं? लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि 10 लाख में से 2 लाख की तो ज्वेलरी बनवा देंगे, 1 लाख रुपए जीवने पे खर्च कर देंगे, 1 डेढ़ लाख का, हालांकि दहेज विरोधी हूं मैं, पर ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं कि 2 लाख रुपए दहेज का भी देना पड़ेगा, और बाकी तामझाम पैसे करके 10 लाख में अपना काम कर लेंगे। मनोविज्ञान तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सबसे पहले बेटा आपने किसको पहचाना? क्षमता को। क्षमता को पहचान करके लक्ष्य का क्या किया, और फिर आप अपनी इन क्षमता का कुशलतम प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या करते हैं? प्रयास। यही क्या है? नियोजन है। यही क्या है? तो ध्यान रखना, नियोजन का अर्थ आप समझ गए होंगे। नियोजन सबसे शुरुआत कहां से होती है? क्षमता से। और एक बात बता दूं दोस्तों, अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हो तो आपकी कोई भी प्लानिंग है उसकी शुरुआत आपकी क्षमता से होनी चाहिए। अगर क्षमता को ध्यान में रखे बिना आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना उतना ही क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। और अगर क्षमता के अनुरूप लक्ष्य का निर्धारण किया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना उतना ही क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, बशर्ते कि आपको लक्ष्य निर्धारण के बाद रुकना नहीं है, निरंतर कदम बढ़ाना है, और तब तक कदम बढ़ाना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये तो नियोजन का एक सामान्य अर्थ हुआ है। अब नियोजन की हम बात करें, इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न आता है। अभी रिसेंटली कई प्रश्न आ चुके हैं, वो भी मैं बताता रहूंगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये तो केवल नियोजन का एक अर्थ मैंने आपको बताया है। अब बात आती है कि नियोजन, आर्थिक नियोजन की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, और भारत में आर्थिक नियोजन का संबंध होता वो किससे होता? 5 ईयर प्लान से, पंचवर्षीय योजना से होता है। बेटा लोगों, अगर हमारे से पूछा जाए कि विश्व में, दुनिया में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश कौन सा रहा है? वेरी गुड, बोला करो वेरी गुड। दुनिया में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश सोवियत संघ रहा है, जिसको आज के समय में, बिल्कुल भैया ने सही बोला, रूस हम कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले प्लानिंग को अपनाने वाला देश कौन सा है? रूस। अगर बात करता है कि हमारे भारत ने आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट किस देश से एडप्ट किया, या किस देश से हमने आर्थिक नियोजन है वो ग्रहण किया, तो ध्यान रखना, भारत ने आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है वो किस देश से ग्रहण किया है? बोलो ना, रूस से। किससे? भारत में आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट किस देश से एडप्ट किया गया है? रूस से एडप्ट किया गया है। तीसरी बात बताना पड़ेगा कि भारत में आर्थिक नियोजन है ये कौन सी सूची का विषय है? तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। क्या आप जानते होंगे, पॉलिटी में आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा मैं इशारा कर दूं। आपको पता है हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सी? 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, एकात्मक और संघात्मक। पॉलिटी में आप पढ़े होंगे या पढ़ लोगे। फेडरल सिस्टम है भारत में, और संघात्मक व्यवस्था होती क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या होता है?
बंटवारा, केंद्र की अलग सरकार, राज्यों की, केंद्र के अलग काम, राज्यों के, केंद्र की अलग शक्तियां और राज्यों की, इस प्रकार की व्यवस्था को अपन संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। राजस्थान में गहलोत की सरकार है और भारत में मोदी की सरकार है। क्यों? क्योंकि फेडरल सिस्टम है। और ये कितनी सूचियों में है पता सब आपको, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हमारी को केवल यहां ध्यान रखना है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है वो कौन सी सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची? बताना दे कि होशियार लोग हो। हाँ दोस्तों, यहां 3 बातें लिख रहा हूं, इसमें से 2 प्रश्न पूछे हुए हैं। जो अब पहला लिख रहा हूं ये कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब हुआ था। वेरी गुड, शाबाश। ये कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है। और भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951। जिसको उत्तर आता बोला करो, वेरी गुड, अच्छा लगता है। 1 अप्रैल 1900। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये प्रश्न एएसओ, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का एक एग्जाम होता है, उसमें प्रश्न पूछ लिया था कि भारत में आर्थिक नियोजन का निर्माता किसको कहते हैं। हाँ, नेहरू जी को जनक कहते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का निर्माता, फाउंडर किसे कहते हैं? हु वाज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? कोई बात नहीं। एक नाम सुना आपने, सर विश्वेश्वरैया, सुना है क्या? सर विश्वेश्वरैया, इनको भारत में आर्थिक नियोजन का निर्माता कहा जाता है। क्यों बेटा? भारत में आर्थिक नियोजन की सबसे पहले रूपरेखा बनाने वाले कौन हैं? सर विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक नियोजन की रूपरेखा बनाई थी और इन्होंने आर्थिक नियोजन का 10 वर्षीय मॉडल तैयार किया था। इसीलिए इनको भारत में आर्थिक नियोजन का क्या कहते हैं? निर्माता। पर अगर प्रश्न पूछता है कि भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता, वो कहा जाता जवाहरलाल नेहरू। क्यों? आर्थिक नियोजन कब से शुरू हुआ? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसीलिए भारत में आर्थिक नियोजन का जनक है, वो किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। दोस्तों ध्यान देंगे, भारत में आर्थिक नियोजन या कह दो पंचवर्षीय योजना है, ये 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी और 31 मार्च 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजना बनी है। बहुत सुंदर बात बोलने जा रहा हूं। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी, वो कब से हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से शुरुआत हुई। और बेटा भारत में पंचवर्षीय योजना कब तक बनी है? 31 मार्च 2017 तक पंचवर्षीय योजना बनी है। और 51 से लेके 17 तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बनी? बोलो ना यार। 51 से बनना शुरू हुई थी, 17 तक पंचवर्षीय योजना बनी है। कितनी बनी? और 12 की 12 क्या हो गई? पूरी। 12 की 12। कभी कभार हमारे को 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। बहुत गौर से सुनना, क्योंकि भारत के आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है इसमें बदलाव हुआ है। आई थिंक आप लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं आने वाला हूं अभी। तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1951 से हुई थी और 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक हमने पंचवर्षीय योजना बनाई। कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? बोलो। और 12 की 12 क्या हो गई? पूरी। 12 की 12 हो गई। और 12वीं का कालखंड रहा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। चलो ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं बन रही? क्या भारत में आर्थिक नियोजन खत्म हो गया? क्योंकि मैंने तो कह दिया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है, यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और 12वीं तो किस दिन पूरी हो गई थी? 31 मार्च 2017 को पूरी हो गई थी। तो क्या भारत में नियोजन खत्म हो गया? बोलो, क्या हुआ?
बदलाव तो ये तो मैंने बता दिया, क्या बदलाव हुआ? अच्छा सुनिएगा, बदलाव क्या हुआ, मेरी बात सुनिए दोस्तों। पहले भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का काम है वो होता था योजना आयोग का। किसका? और आपको पता है नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में योजना आयोग है इसको समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पे किसकी स्थापना कर दी? नीति आयोग। किसकी? नीति आयोग की स्थापना कर दी। और ध्यान रखना, नीति आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना बनाने का निर्णय नहीं लिया है। गौर सुना, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब पूरी हो गई? 17 में। कब पूरी हो गई? अब ध्यान रखना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग ने भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना बनाने का निर्णय नहीं लिया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में बेटा वो भारत में बना है विजन। क्या बना है? कितने साल का? 15 वर्ष का। कितने वर्ष का? और इसमें बने हैं कार्य एजेंडा। और एक कार्य एजेंडा कितने वर्ष का बना है? 3 वर्ष का। कितने का? अब पहले में और अब में अंतर क्या, सुनो। 51 से लेकर के 2017 तक एक साल की 5 वार्षिक योजनाएं बनाते थे। एक साल की कितनी? 5 वार्षिक योजना, 1 2 3 4 5। और इन पांचों के समूह को क्या कहते थे? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय। और ध्यान रखना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे नियोजन के स्वरूप में बदलाव कर दिया गया है। पहले अल्पकालीन नियोजन था, अब दीर्घकालीन नियोजन हो गया है। पहले कौन सा नियोजन था? अल्पकालीन। अब कौन सा? पहले एक साल की कितनी योजनाएं बनती थी? इनके समूह को कहते थे। अब बेटा वो 5 वार्षिक योजना नहीं बन रही, अब 5 कार्य एजेंडा बन रहे हैं। 5 एक कार्य एजेंडा कितने साल का है? बोलो। 5 कितने के हो गए? कितने? और इसको नाम क्या दे दिया? विजन। क्या दे दिया है? तो पंचवर्षीय योजना तो कितनी हुई? 12। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं है। इसके बाद भारत में क्या बना है? विजन। क्या बना है? तो बोलो नियोजन में बदलाव हो गया क्या? पहले क्या थी? पंचवर्षीय योजना। अब क्या है? कितने साल का है? पहले नियोजन का स्वरूप कैसा था? अल्पकालीन। अब कौन सा है? ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना हो गई है। इसके बाद नीति आयोग ने 13वीं पंचवर्षीय योजना बनाने का निर्णय नहीं लिया है। अब क्या बना है? विजन। कितने साल का? और ये विजन कब तक के लिए है? 2017 से 2032 तक। कब तक के लिए है? 2017 से 2032 तक विजन है। और विजन में क्या है? कार्य एजेंडा। एक कार्य एजेंडा कितने का? और एक विजन में कितने कार्य एजेंडा है? ये भारत के नियोजन में बदलाव हो चुका है, इसकी जानकारी शायद आपको नहीं थी, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर अपन बात करें दोस्तों, भारत की आर्थिक नियोजन के इतिहास में आप देखें, आज तो मैं पूरा समझाता हूं इसको। भारत की आर्थिक नियोजन के इतिहास में आप देखें तो 2 संस्थाओं का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। और यहां से कई प्रश्न अभी रिसेंटली ये 5-7 एग्जाम हुए इनमें निकल के आए हैं। देखो, आर्थिक नियोजन के इतिहास में आप देखें तो भारत के आर्थिक नियोजन के इतिहास में 2 संस्थाओं का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। एक संस्था तो आपने नाम सुन रखा होगा, योजना प्लानिंग कमीशन, और एक आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको कहते हैं बेटा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट। अच्छा बताओ तो फिर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 में हुई, 50 में। वेरी गुड। तारीख बोलो बेटा। कोई बात नहीं। योजना आयोग की स्थापना बोला करो, वेरी गुड। 15 मार्च 1950। और राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952।
योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों संस्थाएं हैं वो कैसी संस्थाएं रही है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संवैधानिक का मतलब इन दोनों संस्थाओं का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं था, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं रही है। और इन दोनों संस्थाओं का अध्यक्ष जो होता था क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया। इनका अध्यक्ष कौन होता था? बोलो, पीएम। अब बेटा जी ये भी हमारे को पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता था? योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? और इनको पंचवर्षीय योजना को 5 ईयर प्लान को लागू करने का काम है वो होता था राष्ट्रीय विकास परिषद का। किसका? अब यहां फिर एक आपके दिमाग में अच्छा प्रश्न आना चाहिए। ये मैंने बस आपको बता दिया कि बेटा लोगों, पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग करता था और पंचवर्षीय योजना को लागू करने का काम है वो किसका था? राष्ट्रीय विकास परिषद का था। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना तो 1 अप्रैल 1951 को ही लागू हो गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना तो उस समय तो राष्ट्रीय विकास परिषद थी नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो कब हुआ? 52 में। और पहली पंचवर्षीय योजना लागू हो गई थी 1 अप्रैल 1900। तो फिर पहली पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था? तो ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना भारतीय संसद के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? क्योंकि उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद अस्तित्व में नहीं थी। तो ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना संसद के द्वारा लागू की गई और दूसरी से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इनको लागू करने का काम किसने किया? राष्ट्रीय विकास परिषद ने, एनडीसी ने किया। अब आपको पता है कि मोदी सरकार ने योजना आयोग है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया है और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी। पहले कौन सा आयोग था? और योजना आयोग को समाप्त करके किसकी स्थापना कर दी गई? अब अपन योजना आयोग और नीति आयोग की बातें देखते हैं। यानी इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। क्यों योजना आयोग को समाप्त किया और क्यों नीति आयोग की स्थापना की गई? पता तो होना चाहिए ना। तो देखते हैं अपन, देखते हैं हाँ, देखते हैं पहले क्या था। बहुत डिटेल से बातें कर रहा हूं। योजना आयोग, अब इसकी जगह क्या आ गया? नीति। कई बार तो मेरे बच्चों यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत में योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था कौन सी है? तो योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था कौन सी? नीति आयोग। या कह दे कि योजना आयोग के स्थान पे किस संस्था की स्थापना की गई है? किसकी? नीति आयोग की। देखेंगे, थोड़ा तुलनात्मक बातें अपन कर लेते हैं। बेटा सबसे पहली बात, योजना आयोग आप देखें तो योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? बोलो। और नीति आयोग भी कैसी है? क्योंकि योजना आयोग की जगह आया तो ये भी कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था है। नंबर 2, योजना आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1900। अब आप लोग बताओ, नीति आयोग की स्थापना एसआई में पूछ लिया था 1 जनवरी 2015। वेरी गुड। ये प्रश्न पीएसआई में पूछा था अभी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। तीसरी बात, नीति आयोग, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? पीएम। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन है? बोलो साहब, इसका अध्यक्ष भी पीएम है। चौथी बात, योजना आयोग का काम था योजना का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजनाओं का, और नीति आयोग का काम भी क्या है? योजना का निर्माण करना। तो फिर आप कहोगे गुरुजी नाम बदलने का क्या लाभ? जब जो चीज योजना आयोग की वही सारी चीजें आप नीति आयोग की बता रहे हो, तो फिर नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है? तो कहीं बताएगा नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? क्यों योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई? नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है? बताइएगा। क्यों नीति आयोग लेके आए? कोई कारण तो रहा होगा।
मैं बताऊं, सुनना साहब। नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य रहा है केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। फिर से ध्यान देना, नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य रहा है केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। कैसे करना? योजना आयोग और नीति आयोग में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है, पांचवा। देखिए, जब तक योजना आयोग था तो योजनाओं की प्रवृत्ति थी वो ऊपर से नीचे की ओर थी, और जब नीति आयोग ने काम करना शुरू किया तो योजनाओं की प्रवृत्ति नीचे से ऊपर की ओर है। अब नीचे ऊपर का मतलब क्या हुआ मैं बता दूंगा। जब तक योजना आयोग था योजनाओं की प्रकृति कैसी थी? ऊपर से टॉप टू बॉटम, टॉप टू, और जैसे ही नीति आयोग आया है तो योजना की प्रवृत्ति हो गई बॉटम टू टॉप, बॉटम टू। अब इसका अर्थ समझो, जब योजना आयोग अस्तित्व में था तो दोस्तों योजना आयोग योजना बनाता और राज्यों पे थोप देता। राज्यों पे, तो बोलो राज्यों की सहभागिता थी या नहीं थी? बोला करो, राज्यों की सहभागिता नहीं थी। अब नीति आयोग योजना बना रहा है और आपको पता है नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्या बना लिया? सदस्य। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग का क्या बना लिया? सदस्य बना लिया। अब बेटा सपोज देन हमारे राजस्थान के लिए सेंट्रल लेवल पे कोई योजना बननी है तो कौन बनाएगा? नीति आयोग। कौन बनाएगा? और अशोक गहलोत नीति आयोग के मेंबर है क्या? क्योंकि अभी तो मैंने कहा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग का क्या बना लिया। तो गुरुजी डायरेक्ट योजना बनेगी या पहले गहलोत जी से बातचीत होगी? बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा, उनसे सलाह ली जाएगी और फिर योजना है वो बनाई जाएगी। तो बोलो राज्यों की सहभागिता हो गई क्या? तो ध्यान रखना, आपसे अगर कोई पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है, तो नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य है केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित। तो दो बड़े बदलाव हैं ये 17 के बाद में आपने देखे हैं। पहला बदलाव कि 2017 31 मार्च 2017 तक हम भारत में नियोजन की कौन सी प्रवृत्ति को अपना रहे थे? अल्पकालीन। कौन सी? कितने साल की? 5 साल की। और इसके बाद में हमने नियोजन की किस प्रवृत्ति को अपना लिया है? दीर्घकालीन, जिसको नाम क्या दिया? विजन। क्या नाम दिया है? कितने साल का? 15 साल का। दूसरा बदलाव ये हुआ है कि जब तक योजना आयोग था योजनाओं की प्रवृत्ति थी वो होती थी टॉप टू बॉटम, टॉप टू, ऊपर वालों ने बनाई और नीचे वालों पे थोप दी। ऊपर वालों ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, योजना आयोग ने बनाई और राज्यों पे थोप दी। राज्यों की कोई सहभागिता नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। पर जब से नीति आयोग बना है तो योजनाओं की प्रवृत्ति में बदलाव आ चुका है और अब जो योजनाओं की प्रवृत्ति है वो है बॉटम टू टॉप। योजना बनाने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या किया जाता? विचार विमर्श। तो बोलो राज्यों की सहभागिता हो गई क्या? बोलो, ये नीति आयोग की स्थापना का क्या है? उद्देश्य है। आजकल सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं वो नीति आयोग से जुड़े हुए आ रहे हैं। तो नीति आयोग, आपके पिछले सेकंड ग्रेड में भी नीति आयोग का प्रश्न था। 2016 वाला स्कूल व्याख्याता का जो पेपर था उसमें भी नीति आयोग का प्रश्न था। प्रश्न में बता दूंगा और पहले आपसे पूछूंगा वो प्रश्न भी। अभी पीएसआई का जो पेपर हुआ उसमें भी आपका नीति आयोग का प्रश्न आया है। आरएस में भी नीति आयोग का प्रश्न आया है। पटवार में भी नीति आयोग का प्रश्न आया है। तो पहले तो इन 5 प्रश्नों को ही पूछ लूं मैं। आपका जो पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें जीके वाले पार्ट में प्रश्न दिया गया था, निम्न में से किन किन को मिलकर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का गठन होता है? निम्न में से किन किन को मिलकर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का गठन होता है? घर जाके देखना, ये प्रश्न पिछले बार सेकंड ग्रेड जीके वाले पेपर में है। पहला ए विकल्प दे रखा उसमें प्रधानमंत्री, बी विकल्प दे रखा है वो दे रखा राज्यों के मुख्यमंत्री, सी विकल्प दे रखा केंद्र शासित प्रदेशों के
मुख्यमंत्री ऑब्लिक उपराज्यपाल ऑब्लिक प्रशासक और दे दिया उपरोक्त सभी, तो उसका उत्तर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हेड है वो तो कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री। कौन? और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का गठन होता है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के जहां मुख्यमंत्री वहां के मुख्यमंत्री, जहां प्रशासक है वहां के, और जहां उपराज्यपाल है वहां के, इनसे मिलकर के नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का गठन होता है। ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड टीचर्स पिछले में दे रखा है। स्कूल व्याख्याता 2016 की मैं बात करूं तो वहां भी यहां से प्रश्न निकाला गया। प्रश्न बोल रहा हूं मैं, उत्तर देने की कोशिश करना। प्रश्न था नीति आयोग किसका परिणाम है? नीति आयोग किसका परिणाम है? विकल्प भी बोल रहा हूं। पहला विकल्प दिया संवैधानिक संस्था है। कौन सी? नंबर 2 दिया संविधान संशोधन का परिणाम है। नंबर 3 दिया राष्ट्रपति के अध्यादेश का परिणाम है, और नंबर 4 दिया मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है। उत्तर कौन सा होगा? फिर से सुन लो एक बार प्रश्न। ये नीति आयोग किसका परिणाम है? स्कूल व्याख्याता 2016 जीके वाले पेपर की बात कर रहा हूं। पहला विकल्प दिया संवैधानिक संस्था है। कौन सा? दूसरा दिया संविधान संशोधन का परिणाम है। किसका? तीसरा दिया राष्ट्रपति के अध्यादेश का परिणाम है, और चौथा दिया मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है। हाँ? और आप सब गलत हो। उसका उत्तर था मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम। किसके आदेशों का? किसके? आप कैसे सुनो। पहला का संवैधानिक संस्था है, तो यहां तो अपन ने यही काट दिया, क्योंकि नीति आयोग किसकी जगह है? योजना आयोग। योजना आयोग गैर संवैधानिक, इसके लिए नीति आयोग भी। नंबर 2 संविधान संशोधन का परिणाम। अरे मेरे बेटा, उस संविधान में तो संशोधन उस चीज के लिए किया जाता है जिसका संविधान में प्रावधान हो, तो इसका संविधान में प्रावधान है क्या? तो संविधान संशोधन का परिणाम भी। नंबर 3 राष्ट्रपति के अध्यादेश का परिणाम, तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश का परिणाम भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का अध्यादेश भी कानूनी तो होता है। आपने पढ़ रखा होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। अधिवेशन नहीं चल रहा और राष्ट्र के सामने ऐसी कोई स्थिति आ गई, तुरंत कानून बने, तुरंत। तो आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश शक्ति के माध्यम से कानून बना सकता है। तो न ये राष्ट्रपति के अध्यादेश का परिणाम है, तो किसका परिणाम है? ये तो मोदी के आदेश पे आया है। किसके आदेश पे? और मोदी मंत्रिमंडल का क्या है? मुखिया है। मंत्रिमंडल का, तो उसका उत्तर था मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है। अब पटवार वाला, अभी रिसेंट महीने 2 महीने पहले पटवार का एग्जाम हुआ, बताना देखे। हाँ, प्रश्न दे दिया था जनरली, पेपर सेट में लिया तो मजा, क्योंकि जनरली तो ये पूछते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष या वर्तमान उपाध्यक्ष कौन होते हैं, पर उसमें वर्तमान कुछ हुआ ही नहीं। उसने पूछ लिया कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, और वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद, बोलो पटवार में आया कि नहीं आया? आया, वेरी गुड। हाँ, जयपुर के नहीं है, राजस्थान के, भीलवाड़ा के, शाहपुरा के, मैं बताऊंगा अभी। हाँ, वो अशोक, वो भी बताऊंगा मैं भी। तो सुनो जी, पटवार में प्रश्न दे दिया, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरविंद। पहले प्रश्न बता दो। फिर पीएसआई की बात करें तो पीएसआई में प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2000। ये बेटा नीति आयोग से जुड़ी हुई बातें खूब पूछ रहा है आजकल। अब मैं बात कर लेता हूं, अभी जब मैं नीति आयोग के बारे में बताऊंगा तो अरविंद पनगड़िया जी को बता दूंगा, अशोक पनगड़िया जी को भी बता दूंगा। नीति आयोग से जुड़ी हुई 10, 12, 15 बातें बताऊंगा आपको। अब मर गए वो तो मेरे को पता, कोरोना मर गए। सुनो जी, नीति आयोग से जुड़ी हुई 10-15 बातें हैं बेटा, आपको याद होनी ही चाहिए। इधर देखो, हाँ, आज तो समझा रहा हूं, कल लिखवाऊंगा। NITI। सबसे पहली बात, किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पर है, पहली बात। दूसरी बात,
किस प्रकार की संस्था? गैर संवैधानिक संस्था। ध्यान रखें। तीसरी बात, किसका परिणाम? मंत्रिमंडलीय आदेश। मंत्रिमंडलीय आदेशों का परिणाम। ये स्कूल व्याख्याता का डाल दिया। नेक्स्ट बात, अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना की घोषणा, तो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014। घोषणा तो किस दिन कर दी थी? किसने की थी? नरेंद्र मोदी। और अगर पूछता है कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015। ये प्रश्न अभी रिसेंटली पीएसआई में पूछ लिया। फिर ध्यान रखना, नीति आयोग का होता है अध्यक्ष। कौन होता है? पीएम। यानी कौन हो गया? नरेंद्र मोदी। आप ताजुब करेंगे, हेड मास्टर का जो एग्जाम हुआ था लगभग 1.5-2 साल पहले, हेड मास्टर के एग्जाम में इतना आसान प्रश्न पूछ लिया गया कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और आपको मैं बता दूं, जब से नीति आयोग गठित हुआ है तब से लेकर आज तक इसके एक ही अध्यक्ष हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। क्योंकि नीति आयोग को लॉन्च करने वाले कौन है? मोदी। तो अभी तक शुरू से लेकर लास्ट तक अध्यक्ष कौन है? मोदी। मोदी ने नरेंद्र मोदी। पूरा बोलो। फिर हैं इसके क्या? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष में पहले रहे अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया जी ने उपाध्यक्ष के पद से दे दिया त्याग पत्र। क्या दे दिया? इनके बाद कौन बने? राजीव कुमार शर्मा। डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा कब से हैं? 1 सितंबर 2017 से इस पद पर है। 1 सितंबर 2000। मेरे बच्चों ध्यान देना, जब भारत में नीति आयोग लॉन्च किया गया, मोदी जी ने नीति आयोग लॉन्च किया, तो अरविंद पनगड़िया जी से संपर्क किया। अरविंद पनगड़िया जी अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के क्या है? प्रोफेसर। अब दोस्तों, जब मोदी जी ने नीति आयोग लॉन्च किया तो पनगड़िया जी से संपर्क किया। बोले पनगड़िया जी भारत आओ, भारत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद धारण करो। तो इन्होंने वहां क्या किया? 2 साल की छुट्टियां ले ली और यहां आकर के नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए। बेटा जी वहां इनकी छुट्टियां क्या हो गई? पूरी खत्म हो गई। 2 साल हो गए। अब 2 साल हो गए तो फिर मोदी जी ने कहा, बोले एक काम करो पनगड़िया साहब, या तो आप अपनी छुट्टियां बढ़वा लो, और छुट्टियां नहीं बढ़े तो आप तो अमेरिका छोड़ छाड़ के यहीं पे आ जाओ। यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या दे दो? त्याग पत्र दे दो, भारत ही आ जाओ। पनगड़िया साहब ने कहा कि नहीं, मेरे को पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। और सच है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बशर्ते कि आपको पढ़ाना आना चाहिए। कि मेरी को तो पढ़ना और पढ़ाना बड़ा अच्छा, मैं तो कोलंबिया विश्वविद्यालय जाऊंगा। तो इन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र। क्या दे दिया? और कहां चले गए? कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। तो फिर दूसरा उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो किसको किया गया? राजीव कुमार शर्मा को किया गया। कब से? ये 1 सितंबर 2017 से हैं। पहला ये अरविंद पनगड़िया का नाम अभी पटवार वाले एग्जाम्स में पूछ लिया गया था। अब भाई की बात को पूरा कर दूं, ये पनगड़िया साहब है, अपने राजस्थान के ही हैं। राजस्थान में भी भीलवाड़ा के और भीलवाड़ा में भी शाहपुरा के हैं। कहां के हैं? और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये सच में आइडियल लोग हैं। 4 भाई बहन हैं और 4 भाई बहन रहे हैं, और चारों के चारों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त है, चारों ही। इनकी बड़ी बड़ी बहन थी, वो आईएएस से रिटायर्ड है, वेरी पॉपुलर आईएएस अधिकारी रही है। इनके दूसरे नंबर के जो भाई थे, ये तो सबसे छोटे हैं, वो इसरो में साइंटिस्ट रहे हैं। तीसरे भाई थे वो अशोक पनगड़िया जी थे, जो अपने जिनका संबंध हमारे जयपुर से रहा है, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में थे वो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट में उनका नाम आता था, नसों के डॉक्टर थे, और वो मरीज की चाल को देख करके उसकी बीमारी को पहचान लेते थे। कोरोना में उनका निधन हो गया। और चौथे नंबर के कौन हैं? अरविंद पनगड़िया जी हैं। ये बेटा अमेरिका के कोलंबिया, राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं,
अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के क्या है, प्रोफेसर हैं। तो ये अरविंद पनगड़िया जी, जिनका संबंध हमारे राजस्थान से है। फिर अपन बात करें, नीति आयोग में एक पोस्ट पद होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी, और मेरे बच्चों ये आईएएस ऑफिसर को बनाया जाता है। तो पहले जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी इसकी, वो तो थी सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री बोलो खुल्लर, आईएएस ऑफिसर थी। और ये 31 दिसंबर 2015 को अपने पद से रिटायर्ड हो गई, लगभग 1 साल रही। 31 दिसंबर 2015 को अपने पद से रिटायर्ड हो गई। तो दूसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया, अमिताभ कांत। अमिताभ, और कब से, 1 जनवरी 2016 से। 1 जनवरी 2000 मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया, अमिताभ कांत को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। अब ये तो अपन जान ही चुके हैं कि नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो सहयोगी संघवाद। कौन सा, सहयोगी संघवाद की स्थापना करना। सहयोगी संघवाद का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ता हुआ सहयोग, केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ती हुई निर्भरता, केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले टकराव को क्या करना, कम करना। क्या करना, ये नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य रहा है। तो नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य है सहयोगी संघवाद। कौन सा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ती हुई सहभागिता, केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ता हुआ सहयोग, केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ती हुई निर्भरता, इसको क्या कहते हैं, सहयोगी संघवाद। तो सहयोगी संघवाद की स्थापना का इसका उद्देश्य रहा है। अगर ये पूछा जाए कि नीति आयोग किस रूप में काम कर रहा है, तो नीति, आपने एक नाम सुना होगा, थिंक टैंक, सुना है क्या, THINK, थिंक टैंक। और इसी को हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संस्थान। बौद्धिक, नीति आयोग किस रूप में काम कर रहा है, तो नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। नीति आयोग बौद्धिक संस्थान के रूप में काम कर रहा है। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई, बताओ देखा। हाँ, नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई थी, नहीं साहब, स्थापना हुई नहीं हुई दिन तो। नीति आयोग की प्रथम बैठक हुई थी 8 फरवरी 2015 को। 8 फरवरी 2000। अच्छा, अब इतने मेरे दोस्त बैठे हैं, लाइव देखने वालों से तो मैं कैसे पूछ सकता हूं, पर आपसे बात कर रहा हूं मैं। नीति का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति। रुको रुको रुको, आई वांट टू डिस्कस ओनली यू। बेटा पतो ना, पतो कोई बात नहीं। हाँ, अब बोलो गुरुजी, नीति का पूरा नाम क्या है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये तो बेटा अंग्रेजी में नाम है, लिख देता हूं मैं। नीति का पूरा नाम है नेशनल, NATIONAL, नेशनल INSTITUTION, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, TRANSFORMING, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये तो इसका अंग्रेजी में नाम है। हिंदी में अगर बात करें कि नीति का पूरा नाम हिंदी में क्या है, तो हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, हाँ साहब, भारत में परिवर्तन लाने वाला संस्थान क्या है, नीति। परिवर्तन लाने वाला संस्थान क्या है, कैसा परिवर्तन है। अरे यार बता दिया दोस्तों, राज्यों की सहभागिता का परिवर्तन। कैसा, राज्यों की, भाई योजना आयोग था तब तक राज्यों की सहभागिता नहीं थी, और नीति आयोग आया ही किस लिए है, राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए। तो नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है,
हाँ, केंद्र स्तर पे बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना, इसीलिए इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत में राष्ट्रीय स्तर पे परिवर्तन लाने वाला संस्थान है वो क्या है? नीति। कैसा परिवर्तन लाने का? राज्य की सहभागिता को सुनिश्चित करने का परिवर्तन लाने वाला संस्थान है वो कौन सा है? नीति। आज तो अपन ने सारी बेसिक बातें की, कल मैं इनको लिखवाऊंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टुडे, और एसएसटी वालों से फिर मिलते हैं अपन 1 बजे। थैंक यू।